नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में चर्चा किया था। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और संज्ञा के सभी प्रकारों को हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। तो आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, यानी सर्वनाम के बारे में हम लोग बात करेंगे इस क्लास में। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले के क्लासों को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप सभी क्लासों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग आज शुरू करने वाले हैं सामान्य हिंदी का एक नया अध्याय। यानी आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया था। तो अगर आपने संज्ञा वाला चैप्टर, जो संज्ञा वाली जो क्लास है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप संज्ञा वाली क्लास को देख लीजिए, तभी आपको सर्वनाम जो है वो समझ में आएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं सर्वनाम क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में प्रोनाउन कहा जाता है। तो सर्वनाम जो है वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और उसी संज्ञा का बोध कराते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऐसे शब्द जो जहाँ पे संज्ञा नहीं होगी, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का आप प्रयोग करेंगे उसे हम लोग सर्वनाम शब्द कहेंगे, है ना। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और उसी संज्ञा का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द या सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में अगर सर्वनाम की परिभाषा दे तो वह शब्द जो सभी नामों के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो सभी नामों के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, ये, वे, हम, कुछ, कौन, क्या आदि, ये सभी शब्द आपके सर्वनाम शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं और उसी संज्ञा का बोध कराते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम शब्द कहेंगे या सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द होते हैं। हमने पढ़ा था कि संज्ञा जो है वो विकारी शब्द है, अर्थात संज्ञा जो है उसमें लिंग, वचन, कारक चिन्ह के आधार पे परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है, इसलिए संज्ञा जो है वह विकारी शब्द है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों सर्वनाम भी जो है वो भी विकारी शब्द है। सर्वनाम में भी लिंग, वचन और क्रिया कारक या कारक चिन्हों के आधार पे परिवर्तन हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है।
तो सर्वनाम भी आपका क्या है, विकारी शब्द है। इनमें क्या होता है, लिंग वचन कारक के आधार पे परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा से उस वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है जिसके बारे में बोला या लिखा गया हो। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा से उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है या उस व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में बोला या लिखा गया हो। लेकिन सर्वनाम में संबंध के अनुसार बोध होता है। सर्वनाम में किसके आधार पे बोध होता है, संबंध के आधार पे बोध होता है। जैसे लड़का आता है, लड़का आता है, ठीक। लड़का क्या है, संज्ञा है। लड़का आता है, वह आता है, लड़का आता है और वह आता है, तो वह आता है, यहाँ पे वह जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। क्यों, क्योंकि इसका जो संबंध है, वह का संबंध किससे है, वह का संबंध लड़का से है। भाई कौन आता है, वह आता है, वह आता है, वह कौन है, लड़का आता है। अभी हमने कहा लड़का आता है, लड़का क्या है, संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वह आता है, वह आता है, वह शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। लड़का एक संज्ञा है, इसके स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है जो कि एक सर्वनाम है, अर्थात वह का संबंध किससे है, वह का संबंध लड़का से है। आई बात समझ में, आगे दोस्तों समझ में। मैं आशा करता हूँ मित्रों आपको समझ में आ रहा होगा कि सर्वनाम क्या है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर्वनाम जो है वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं और उसी संज्ञा का बोध कराते हैं। भाई हमने सर्वनाम के बारे में अभी तक जो भी पढ़ा हमने विस्तार से उसको समझा और हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे एक बात ये आता है, एक प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई सर्वनाम शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब संज्ञा थी तो संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई कोई तो कारण होगा, तभी आज हम लोग सर्वनाम को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए होता क्या है साथियों कि जब एक ही वाक्य में कोई संज्ञा पद, जब एक ही वाक्य में कोई संज्ञा पद एक से अधिक बार आता है तो वह एक नए व्यक्ति का अथवा एक नए वस्तु का भ्रम पैदा करता है। जब एक ही वाक्य में एक से अधिक संख्या पद आते हैं, एक से अधिक संज्ञा पद आते हैं और वे एक नए व्यक्ति या एक नई वस्तु का भ्रम पैदा करते हैं, तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। होता क्या है कि कहीं कहीं पे आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जिसमें कई संज्ञा पद होंगे और जब बहुत सारे संज्ञा पद होते हैं तो वहाँ पे नए व्यक्ति नए वस्तु का भ्रम पैदा होता है ना। और नए वस्तु और नए व्यक्ति का जब भ्रम पैदा होता है तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से इसे हम समझते हैं, जैसे मोहन ने कहा मोहन कल आएगा। मोहन ने कहा मोहन कल आएगा। यहाँ इस वाक्य में हम लोग देखें तो यहाँ आपको एक नए मोहन का बोध हो रहा है, एक नए मोहन का भ्रम पैदा हो रहा है, जबकि मोहन ने खुद कहा है कि मोहन कल आएगा। मोहन ने कहा कि मोहन कल आएगा, है ना। यहाँ पे एक नए मोहन का भ्रम पैदा हो रहा है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए जो सही वाक्य होगा वो होगा मोहन ने कहा मैं कल आऊँगा। मोहन ने कहा मैं कल आऊँगा। तो ये जो मैं शब्द है दोस्तों, ये मैं शब्द ही आपका सर्वनाम शब्द है। आई बात समझ में। देखिए अगर ऊपर वाले वाक्य की बात करें तो इसमें मोहन संज्ञा है, यहाँ पे भी मोहन संज्ञा है। तो यहाँ पे दो संज्ञा पद है, मोहन दो बार आया है, दो बार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे एक नए मोहन का भ्रम पैदा हो रहा है ना। आप पढ़ेंगे कि मोहन ने कहा कि मोहन कल आएगा,
यानी मोहन किसी से कह रहा है कि मोहन कल आएगा, अब कोई दूसरा मोहन की बात हो रही है यहाँ पे, ऐसा आपको भ्रम पैदा होगा। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और सही सर्वनाम शब्द प्रयोग होने पर जो सही वाक्य बनेगा वो बनेगा कि मोहन ने कहा कि मैं कल आऊंगा, यानी मोहन खुद के बारे में कह रहा है कि मैं कल आऊंगा। तो आई बात समझ में, इस वजह से सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि सीता ने कहा सीता आज स्कूल नहीं जाएगी। सीता ने कहा सीता आज स्कूल नहीं जाएगी। यहाँ पे एक नए सीता का बोध हो रहा है, एक नए सीता का भ्रम हो रहा है, जबकि सीता खुद के बारे में कह रही है कि सीता आज स्कूल नहीं जाएगी। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, इसका सही जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होगा वो होगा कि सीता ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। तो वह शब्द आपका सर्वनाम शब्द है, यानी सीता ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। तो सही वाक्य ये हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमने देखा कि जब एक ही वाक्य में एक से अधिक संख्या पद आ जाते हैं तो एक नए व्यक्ति, एक नए वस्तु का भ्रम पैदा करते हैं। इस भ्रम को दूर करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वह शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं और उसी संज्ञा शब्द का बोध कराते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब यहाँ पे एक बात और आता है कि सर्वनाम शब्द कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो एक मुख्य बिंदु ये भी है कि हिंदी में साथियों मुख्य रूप से 11 सर्वनाम शब्द हैं। हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में मुख्य रूप से 11 सर्वनाम पद हैं। ये आप लोग याद रखेंगे कि जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी में मुख्य रूप से कितने सर्वनाम शब्द हैं तो 11 सर्वनाम शब्द हैं। आइए बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये शब्द जो हैं ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। ये मुख्य रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में यही मुख्य रूप से 11 सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ें, चलिए। तो हमने सर्वनाम के बारे में बात कर लिया कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी इसके बारे में बात कर लिया, और हिंदी में मुख्य रूप से 11 सर्वनाम शब्द हैं इसके बारे में भी हमने बात कर लिया, इस पर भी हमने चर्चा कर लिया। चलिए अब थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के कितने भेद हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो दोस्तों हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं और ये 6 भेद कुछ इस प्रकार से हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। सर्वनाम देखिए, स पे 1 मात्रा, वे पे 2 मात्रा, ना पर 2 मात्रा और मैं पे 1 मात्रा। तो 2 1 3 और 3 2 5 और 1 6। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद हैं। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जब आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास में जुड़िए भैया, मज़ा नहीं आता है। चलिए आगे बात करते हैं और अब हम लोग पहला जो भेद है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुष धनवाचक धन सर्वनाम, पुरुष धनवाचक धन सर्वनाम। पुरुष का मतलब
भाई कोई स्त्री हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है ना। तो ये आपका पुरुष हो गया। वाचक का मतलब होता है बोध कराने वाला, और सर्वनाम का मतलब होता है सर्वनाम। तो पुरुष धनवाचक धन सर्वनाम है ना। वे सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं ऐसे सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बाजार गया और उसने सेब खरीदा। राम बाजार गया और उसने सेब खरीदा। मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं कल स्कूल जाऊंगा। वह कौन है जो दौड़ रहा है। वह कौन है जो दौड़ रहा है। आप बहुत सुंदर हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। तुम आज पैदल क्यों आई हो। ये सभी शब्द आपके, ये सभी उदाहरण आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। क्यों, देखिए मैंने कहा कि वे सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण एक की बात करें, राम बाजार गया और उसने सेब खरीदा। यहाँ पर जो उसने शब्द है ये राम के नाम के बदले आया है, राम का बोध करा रहा। भाई बाजार राम गया तो राम ही सेब खरीदेगा, है ना, श्याम थोड़ी सेब खरीदेगा, क्योंकि बाजार तो राम गया है। तो राम बाजार गया और उसने सेब खरीदा। तो ये जो उसने शब्द है ये राम के बदले प्रयुक्त हुआ है, राम के नाम के बदले यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो उसने है ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि ये राम के बदले आया है, राम के नाम के बदले आया है ना। अगर मैं कहता कि राम बाजार गया और राम सेब खरीदा तो यहाँ पे दूसरे राम का भ्रम पैदा हो जाता। वही बात आई कि जब दो संज्ञा पद एक ही वाक्य में आ जाते हैं तो किसी नए व्यक्ति का भ्रम पैदा होता है। तो इसलिए यहाँ पे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है वो है उसने, है ना। उसने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से मैं कल स्कूल जाऊंगा। मैं जो शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि मैं किसी के बदले तो आया है। भाई कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी जो स्कूल जाएगी, वो कह रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा, यानी किसी न किसी पुरुषवाचक का बोध होता है, किसी व्यक्ति के बारे में बोध होता है। तो मैं कल स्कूल जाऊंगा ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह कौन है जो दौड़ रहा है। अब भाई कोई तो दौड़ रहा है ना, कोई तो दौड़ रहा है, उसका कुछ नाम होगा, उसका कुछ होगा, तो उसी के बदले आया है वह कौन है जो दौड़ रहा है ना। वह कौन है जो दौड़ रहा है। तो ये जो वह शब्द है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आई बात समझ में। आप बहुत सुंदर हैं। आप बहुत सुंदर हैं। भाई किसी को तो आप कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, तो किसी के बदले आया है, किसी के नाम के बदले आया है आप, और आप आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप लोग बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसे आप कह रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो ये कई सारे व्यक्तियों के नाम के बदले आया है। तो ये आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम आज पैदल क्यों आई, ये भी आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वे सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसने, मैं, वह, आप लोग, तुम, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द है जो किसी व्यक्ति के नाम के बदले आए हैं। आई बात समझ में। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार कितने हैं। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा है कि सर्वनाम के 6 भेद हैं।
उन 6 भेदों में हमने सबसे पहले भेद के बारे में बात किया जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम लोग बात करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक, चलिए उत्तम पुरुष के बारे में बात करें तो इसमें वक्ता या लेखक अर्थात आप स्वयं होते हैं। उत्तम पुरुष में वक्ता या लेखक अर्थात आप स्वयं होते हैं। जब आप स्वयं के बारे में कोई बात कहेंगे तो वह आपका उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं, हम, इसमें केवल 2 ही शब्द आपके आता है ज़्यादातर, मैं और हम। ये मैं और हम जो है ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। आई बात समझ में? ठीक, तो जब वक्ता या लेखक अर्थात आप स्वयं के बारे में कहेंगे तो वहां पे मैं और हम, ये 2 पुरुषवाचक सर्वनाम जो कि उत्तम पुरुष के होते हैं, इसका प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष की बात करें तो इसमें जिससे आप अपनी बात कहते हैं। मध्यम पुरुष में वे पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द आएंगे जिसमें आप अपनी बात कहते हैं अर्थात श्रोता है, यानी कि कोई ना कोई आपकी बात सुनेगा, यानी किसी ना किसी को तो आप अपनी बात कहेंगे और जो आपकी बात सुनेगा वो होगा श्रोता। और मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष के अंदर आपके श्रोता आता है। जैसे तू, तुम, आप लोग। आप लोग है ये बहुवचन है, क्योंकि बहुत सारे जब व्यक्ति को आप अपनी बात कहेंगे तो वहां पे आप लोग जो है ये सर्वनाम शब्द प्रयोग होगा। तो तू, तुम, आप लोग, ये सभी सर्वनाम शब्द आपके मध्यम पुरुष में आएंगे। तीसरा जो है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष की बात करें तो इसमें जिसके बारे में आप श्रोता से कह रहे हैं अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करना, वो आपके अन्य पुरुष में आएगा। जैसे मैं किसी के बारे में आपसे कहूं तो आप तो हो गए श्रोता, यानी आप तो हो गए मध्यम पुरुष और मैं हो गया उत्तम पुरुष, और मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो क्या होगा? अन्य पुरुष, है ना? तो वो क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। तो अन्य पुरुष में क्या होता है कि इसमें जिसके बारे में आप श्रोता से कह रहे हैं अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करना अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। इसमें आपके वह है, यह है, ये, वे, ये सभी सर्वनाम शब्द आते हैं। ये आपका क्या होगा? ये आपका अन्य पुरुष होगा, है ना? तो अन्य पुरुष में क्या आएगा? वह, यह, ये, वे, है ना? और मध्यम पुरुष में जो श्रोता जो आपकी बात सुनता है। उत्तम पुरुष में आप स्वयं। तो उत्तम पुरुष में आप स्वयं आते हैं, मध्यम पुरुष में आप जिससे अपनी बात कहते हैं और अन्य पुरुष में आप जिससे अपनी बात यानी जिसके बारे में आप कहते हैं वो आपके अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है, एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं साथियों। एक उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है और इस उदाहरण से आप इन तीनों पुरुष के बारे में समझ जाएंगे। जो पुरुषवाचक के सर्वनाम हैं इनको समझने का मात्र और मात्र केवल ये 2 उदाहरण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, मैं तुमसे कहा कि वह बहुत खूबसूरत लड़की है। मैं तुमसे कहा कि वह बहुत खूबसूरत लड़की है। मैं तुमसे कहा कि वह बहुत खूबसूरत लड़की है। मैं आपका उत्तम पुरुष है, तुम आपका मध्यम पुरुष है और वह आपका अन्य पुरुष है। क्यों? मैं कह रहा हूं, मैं स्वयं हूं। तुम यानी आप कौन? यानी श्रोता। आप कौन है? श्रोता है। और वह कौन है? अन्य पुरुष है। यानी लड़की कौन है? अन्य पुरुष है। मैंने तुमसे कहा कि वह बहुत खूबसूरत लड़की है। कोई लड़की है जो बहुत खूबसूरत है, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है वो लड़की है अन्य पुरुष, क्योंकि वह है ना? और मैं कह रहा हूँ यानी मैं उत्तम पुरुष हूँ और आप सुन रहे हैं यानी आप मध्यम पुरुष हैं। आई बात समझ में? चलिए एक और उदाहरण समझ लीजिए। बस ये उदाहरण समझ लीजिए, आपके दिमाग में फिट है। चलिए
उदाहरण है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और वह मुझसे प्रेम करती है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और वह मुझसे प्रेम करती है। भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, लोचा हो गया ये तो। क्यों लोचा हो गया? कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और वह मुझसे प्रेम करती है, मतलब मैं उत्तम पुरुष, तुमसे तुमसे मतलब मध्यम पुरुष, और वह मुझसे, वह मतलब अन्य पुरुष। यहाँ पे मैं जो है ये उत्तम पुरुष है और तुमसे तुमसे जो है ये मध्यम पुरुष। तुम का जो है बहुवचन रूप है, यानी तुमसे, है ना, बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष है, तुमसे प्रेम करता हूँ, है ना। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ यानी मैं किसी से कह रहा हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और मैं उसी से फिर ये भी कह रहा हूँ कि वह मुझसे प्रेम करती है। यानी यहाँ पे तीनों पुरुष आपके आ गए। क्यों? मैं आपका उत्तम पुरुष, तुमसे आपका मध्यम पुरुष, और वह आपका क्या हो गया? अन्य पुरुष। ठीक, उसके बाद मुझसे फिर आपका उत्तम पुरुष। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है, किस प्रकार के इसमें सर्वनाम शब्द आते हैं। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आज की इस क्लास में आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोगों ने सर्वनाम को शुरू किया है और इसको समझने का प्रयास किया है। तो इस क्लास में हमने देखा कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी, सर्वनाम शब्दों की कितने भेद हैं, सर्वनाम शब्दों के कितने भेद हैं, और इसके अलावा हमने बात किया पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इन सभी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया, और मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा, सभी चीज़ें आपको विस्तार से समझ में आई होगी। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, वरना वीडियो जो है आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होने से आप वीडियो को देखते नहीं हैं तो इसमें आपका नुकसान है। इसलिए आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद में जो आपका सर्वनाम आता है, यानी निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, इन दोनों सर्वनामों के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप सभी साथियों का ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।